Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with The Hindu newspaper analysis for 2nd of December 2021. Before that, if you want the PDF of this video, you can go to Telegram and search for IQ Tab official. आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी. So before starting our discussion, let's first discuss what all news we have to discuss in this video. First of all, we'll talk about that all the international flights that India had decided to resume, they had been put on hold due to the new variant of COVID. Next is that the GST collections have increased to a record high this time. Next is about how the prices of petrol and diesel is calculated. We'll try to ascertain these things. Fourth will be about gift city that is in Gujarat. Fifth will be about a butterfly species that have increased over time. Next, we'll talk about the death of the elephants that have been indicated in a survey. Next will be about UAPA, that is Unlawful Activity Prevention Act. And next, we'll talk about that India has recently become a part of G20 Troika group. And finally, we'll talk about that how European Union plans 300 euros billion infrastructure fund to counter the BRI, that is Belt and Road Initiative of China. So let's start with the discussion. The first topic that we have to discuss is about that all the international flights that India had decided to resume from 15th of December, they have been put on hold. Now, as you can see, this is the body, Directorate General of Civil Aviation. It has decided that all the flights जो 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली थी, इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट होने वाली थी, उसको ऑन होल्ड डाल दिया गया है. ठीक है, देखिए 15 दिसंबर को जो स्टार्ट होने वाली थी, अराउंड 20 मंथ्स के गैप के बाद वो स्टार्ट होने वाली थी. बिकॉज जब फर्स्ट कोविड वेव आया था उस टाइम मार्च 2020 में, उस टाइम जाकर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर, उसको फाइनली अब जाकर उस रिस्ट्रिक्शन को मतलब हटाया गया था. एंड फाइनली 15 दिसंबर 2021 को फिर से सारी की सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स रिज्यूम होने वाली थी, बट इट हैज़ अगेन बिन पुट ऑन होल्ड. देखिए, इट हैज़ बिन डन बिकॉज ऑफ अ न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस दैट इज कॉल्ड एज ओमिक्रॉन. ये अभी काफ़ी सारी कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी मिल चुका है एंड इट हैज़ ऑलरेडी इन्फेक्टेड 20+ कंट्रीज. सो 20 कंट्रीज से ज़्यादा ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गए हैं. इसी कारण ये इंडिया के अंदर स्प्रेड ना हो और इंडिया के अंदर इसके वेरिएंट एंटर ना करे, इसी बात को ध्यान रखते हुए इंडिया की गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि फिलहाल के लिए इसको ऑन होल्ड ही रखा जाएगा. देखिए, मार्च 2020 में इंडिया ने सस्पेंड किया था अपने सारे के सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स को, लेकिन जुलाई 2020 में अराउंड 31 कंट्रीज के साथ इंडिया ने एक एयर एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें दो मतलब ये एक बायलेटरल एग्रीमेंट था जिसके अंदर दो कंट्रीज आपस में कुछ फ्लाइट्स को ऑपरेशनल कर सकती हैं, रिज्यूम कर सकती हैं. ठीक है, तो इंडिया के अंदर ऑलरेडी कुछ फ्लाइट्स चल रही थी जो कि जुलाई से चल रही थी, बट दे वर ओनली विथ 31 कंट्रीज. ठीक है, बाकी सबके साथ टोटली बैंड था. ओके इसके बाद देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिसेंटली बताया है कि टोटल 6 ऐसे कोविड पॉजिटिव केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि ऐसे लोगों के अंदर आए हैं जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट से अभी रिसेंटली आए हैं और वो एट रिस्क कंट्रीज से आए हैं. जैसा एट रिस्क कंट्रीज के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने टोटल 12 कंट्रीज का भी नेम बताया है, इंक्लूडिंग सम आर फ्रॉम यूरोप कंट्रीज, देन ऑस्ट्रेलिया, देन वन इज कैनेडा. राइट, टोटल 12 ऐसी कंट्रीज हैं जिसके अंदर ओमिक्रॉन ऑलरेडी आ चुका है और उन कंट्रीज को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एट रिस्क कंट्रीज का स्टेटस दिया है. इसी चीज़ के कारण इन पर्टिकुलर कंट्री से जो पर्सन आए हैं उसको प्रॉपर्ली चेक किया जा रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए. तो टोटल 6 लोग ऐसे हैं जो कि इन कंट्रीज से भी रिसेंटली आए हैं और उनको चेक किया जा रहा है कि क्या उसके अंदर जो वेरिएंट है क्या वो ओमिक्रॉन है. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है उन्होंने रिसेंटली क्लैरिफाई किया है दैट ऑल द पैसेंजर्स, ऐसे पैसेंजर्स जो कि देखिए ऐसे कंट्रीज से ओरिजिनेट हो रहे हैं जो कि नॉन एट रिस्क कंट्री है, मतलब जो 12 कंट्रीज जो डिसाइड किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जिसको एट रिस्क कंट्री बोला है, इसके अलावा किसी कंट्री से भी अगर आप ओरिजिनेट होते हो, ठीक है, उसके बाद अगर आपको इंडिया आना है बट बीच में अगर वो पर्टिकुलर फ्लाइट एट रिस्क कंट्री पर भी जा रही है तो भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा. आपको आरटीपीसीआर की चेक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर आपको आरटीपीसीआर सबमिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा. नो माइंड यू कि आरटीपीसीआर जो अभी एयरपोर्ट्स पे हो रहा है, देखिए जैसा अभी हमें पता है कि रिसेंटली एक ऐसा गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल डाला था जिसमें ऐसा बोला गया था कि ऑल दोज कंट्रीज और या फिर ऑल दोज पैसेंजर्स जो कि एट रिस्क कंट्रीज से भी आ रहे हैं, ठीक है, उनको एट एयरपोर्ट मतलब आने के बाद फिर से एक बार आरटीपीसीआर चेक कराना पड़ेगा. ठीक है, आरटीपीसीआर टेस्टिंग करानी पड़ेगी और उसके बाद ही वो अपने कामों में जा सकते हैं. अगर वो नेगेटिव होंगे तो उनको 7 दिनों का आइसोलेशन होगा और इफ दे आर फाउंड पॉजिटिव तो उनको 7+7 का मतलब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा. इसके बाद ही उनको अपने काम के लिए छोड़ा जाएगा. ठीक है, तो बोला गया है जो ये आरटीपीसीआर होगा भी ना, इसका भी जो प्राइस चल रहा है एयरपोर्ट्स के ऊपर जो प्राइस चल रहा है दैट इज अराउंड 5 टाइम्स द नॉर्मल प्राइस. जैसा हमने कल बात किया था कि एक नॉर्मल आरटीपीसीआर का जो प्राइस है इट इज अराउंड 900 रुपीज़. ठीक है, तो इसका 5 टाइम्स हो रहा है यानी कि अराउंड 4500 रुपीज़ लग रहा है सिर्फ एक आरटीपीसीआर कराने का. बिकॉज ऑफ दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन टू गेट हिमसेल्फ checked at the airport. So this is also a problem that has been created.
आपको देखिए ये पर्टिकुलर सर्कुलर है जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला है, और यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये बोला है दैट वी आर वाचिंग द सिचुएशन क्लोजली, और रिसेंटली जो इफेक्टिव डेट ऑफ रिजम्पशन ऑफ द सारे के सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स था उसको नोटिफाई किया जाएगा इन ड्यू कोर्स, मतलब अभी के लिए उसको होल्ड पर रख दिया गया है, ठीक है, एंड इट विल बी इफेक्टिवली इसको बताया जाएगा जब भी उसको ओपन करना होगा, ठीक है। जो डायरेक्टरेट ऑफ रेगुलेशन एंड इन्फॉर्मेशन है उन्होंने इस चीज़ को फाइनली सर्कुलर को पास किया है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस, इट इज अबाउट जीएसटी कलेक्शन। रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाई पाया गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे अंदर जीएसटी कलेक्ट हुआ है। लेट्स सी, रिसेंटली जो नवंबर 2021 का जो जीएसटी कलेक्ट हुआ है मंथली डेटा, उसमें अराउंड 1.3 लाख करोड़ का डेटा, मतलब टोटल 1.3 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्ट हुआ है इस बार, ठीक है, एंड दिस इज द हाईएस्ट सिंस, मतलब देखिए हमें पता है कि जुलाई 2017 के अंदर जीएसटी इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ था, उसके बाद दिस इज द सेकंड हाईएस्ट, मतलब उस टाइम जितना भी जीएसटी कलेक्ट हुआ था उसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट आज तक का जीएसटी कलेक्ट हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसके अलावा दिस इज ऑल्सो सेकंड मंथ इन अ रो जहां पर लगातार 1.3 लाख करोड़ से ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट हुआ है। देखिए अक्टूबर 2000, अगर आप अक्टूबर 2021 की बात करेंगे उस टाइम भी जो डेटा कलेक्ट हुआ था उसके अंदर भी 1.3 लाख करोड़ से ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट हुआ था, और अभी नवंबर 2021 का जो डेटा आया है उसके अंदर भी 1.3 लाख करोड़ से ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट हुआ है। सो दिस इज सेकंड टाइम इन रो। नाउ इसके अलावा द रेवेन्यू फॉर नवंबर दे वर 25% हायर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, यानी कि नवंबर जब 2020 था, ठीक है, उससे अगर कंपेयर करें तो इस बार हम 25% ज़्यादा अपने जीएसटी को इंक्रीज कर पाए हैं, मतलब ज़्यादा हम टैक्स को प्रॉपर्ली कलेक्ट कर पाए हैं। और अगर हम प्री पैंडेमिक लेवल्स पे जाएंगे, मतलब जब कोविड नहीं आया था उस टाइम पे जाएंगे 2019-2020 में, उस टाइम हमने जितना जीएसटी कलेक्ट किया था उससे हम 27% इंप्रूव हुए हैं। सो दिस इज वेरी इंकरेजिंग फिगर्स, बिकॉज टेक्निकली हमारा एम यही है, जब से कोविड आया है तब से हमारी जो जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो इतनी ज़्यादा डाउन हो गई है कि हम फिर से अपने इकोनॉमिक्स को या फिर अपने हम ग्रोथ पोटेंशियल को प्री कोविड लेवल से भी ऊपर लेके जाना लग जाने की कोशिश कर रहे हैं, और रिसेंटली हम इसमें पहली बार कामयाब हुए हैं, ठीक है। देखिए टैक्स कलेक्शन की बात करें, जितना हमने गुड्स को इंपोर्ट किया है दैट हैज़ बीन 43% हायर, मतलब जितना हम लास्ट ईयर इंपोर्ट कर रहे थे उसमें से 43% ज़्यादा हमने इंपोर्ट किया है, और इसके अलावा जितना डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हुआ है दैट हैज़ बीन 20% हायर, ठीक है। जितना हम डोमेस्टिकली हम यानी कि इंडिया के अंदर जितना हमने ट्रांजेक्शन वगैरह किए हैं उसका टोटल वैल्यू जो है दैट इज 20% हायर देन द लास्ट ईयर, ठीक है, जो कि लास्ट ईयर सेम मंथ में जितना भी वैल्यू था उससे हमने ज़्यादा कलेक्ट किया है इस बार। देखिए गवर्नमेंट ने बोला है इसके दो मेन रीजंस हैं। फर्स्ट इज कि इकोनॉमिक एक्टिविटी लगातार इंक्रीज हुई है, जब से सेकंड वेव ऑफ कोविड धीरे धीरे डाउन हुआ है तब से क्या हुआ है, फिर से इकोनॉमिक डिमांड, इकोनॉमिक सप्लाई एंड इकोनॉमिक जो भी मार्केट वगैरह है वो फिर से रिज्यूम होनी स्टार्ट हुई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे कंप्लायंस के मेजर्स वगैरह स्टार्ट किए हैं। कंप्लायंस के मेजर्स कैसे, जैसे कि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपना टैक्स इवेड करते थे, तो टैक्स इवेजन के अगेंस्ट जो टैक्स चोरी करते थे उनके अगेंस्ट बहुत सारे रूल्स वगैरह बनाए गए हैं। इन्वॉइसेस को प्रॉपर्ली फैसिलिटेट करने के लिए रूल्स बनाए गए हैं। इसके अलावा सर्विलेंस को इंक्रीज किया गया है, जितने भी टैक्स अथॉरिटीज़ थे उनको ज़्यादा पावर्स दी गई है, ताकि जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स चोरी कर रहे हैं, टैक्स इवेजन कर रहे हैं, उनको प्रॉपर्ली उनको पकड़ के उनको पनिशमेंट दे सके। इन सब चीज़ों के कारण क्या हुआ, इस बार प्रॉपर्ली जीएसटी हर जगह से कलेक्ट हुआ है और उसके कारण जीएसटी काफ़ी हाई कलेक्ट हुआ है। इसके अलावा देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यही बात बोली है कि वेरियस पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैव बीन टेकन, जिसके कारण हमने रिसेंटली कंप्लायंस को इंप्रूव किया है। कंप्लायंस का मतलब होता है कि लोग जो पहले जीएसटी नहीं पे करते थे वो रिसेंटली उन्होंने धीरे धीरे जीएसटी वगैरह पे करना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज दो नो कि अगर वो जीएसटी को पे नहीं करेंगे तो बदले में उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स या फिर स्ट्रिक्ट फाइन्स वगैरह देना पड़ सकता है। उससे बेटर है कि आप प्रॉपर्ली अपना जीएसटी पे कर दो, ठीक है। सो दिस वॉज द थिंग, रिसेंटली जो भी हमने अपना जीएसटी वगैरह लिया है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। अगर हम लास्ट ईयर से इसका डेटा अगर हम चेक करें तो आप देख सकते हैं द येलो पोर्शन जो है वो लास्ट ईयर का डेटा बताता है, और जो ऑरेंज पोर्शन है वो इस साल का डेटा बताता है इन करोड़। देखिए दिस पर्टिकुलर थिंग, नवंबर जो अभी का डेटा है, लास्ट ईयर हम सेम नवंबर 2020 में यानी कि नवंबर 2020 में वी वर एबल टू गेट अ जीडीपी ऑफ 1.04 लाख करोड़, ठीक है। बट इस बार हमने खुद को इंप्रूव किया अराउंड 25% एंड वी हैव रीच टू 1.31 लाख करोड़, ठीक है। सो वी हैव इंक्रीज्ड। अगर हम अक्टूबर का भी देखेंगे, देखिए 1.05 लाख करोड़ था लास्ट ईयर एंड इसको हमने इंक्रीज करके 1.30 लाख करोड़ तो कर दिया 2021 में। दैट इज ऑल्सो इंकरेजिंग फिगर। यहाँ पर सितंबर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमने लास्ट ईयर से काफ़ी अच्छा किया है, अगस्त में भी, जुलाई में भी, जून में भी, मई में भी एंड अप्रैल में। सो व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट इंडिया इज ऑन इट्स वे टू रिकवरी। कोविड के कारण जो इकोनॉमी हमारे इंडियन इकोनॉमी हिट हुई थी उसको हम फिर से ऑन ट्रैक लाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार मंथ बाय मंथ हम फिर से इस चीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ एज यू कैन सी जून इज द ओनली मंथ जहाँ पर हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, बिकॉज एज यू नो कि जून 2020 वॉज द टाइम जब जून 2021 वॉज द टाइम जब सेकेंड वेव आया था और इंडिया वॉज अगेन इन द ग्रास्प ऑफ पैंडमिक। उसके बाद फिर से हमने इस चीज़ को रिज्यूम करना स्टार्ट कर दिया एंड ऑलमोस्ट एवरी मंथ हमने इस चीज़ को बरकरार रखा है एंड वी हैव बीन एबल टू गेट अ जीडीपी ग्रोथ ऑफ बेटर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। अगर हम कंपेरिजन करें तो लास्ट ईयर से हम काफ़ी बेटर करने में वो रहे हैं, मतलब सक्सेसफुल रहे हैं।
ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक कि जो पेट्रोल एंड डीजल से उनके प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो इंडियन गवर्नमेंट जो ऑयल खरीदती है, इंटरनेशनल मार्केट से खरीदती है, उसका जो बेस प्राइस है इट इज़ ओनली 47 रुपीज़ एंड 28 पैसा फॉर पेट्रोल्स एंड इट इज़ अराउंड 49 रुपीज़ फॉर डीजल, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 47 रुपये में इंडियन गवर्नमेंट 1 लीटर पेट्रोल खरीदती है और 49 रुपये में 1 लीटर डीजल खरीदती है। अब इसके ऊपर फ्री चार्जेस, फ्री का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इस पे हर लीटर पे 28 पैसे का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है पेट्रोल के ऊपर और 30 पैसे का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है डीजल के ऊपर, ठीक है। तो इसके अलावा ये सब वैट वगैरह को अगर हम हटा दें तो जो भी डीलर खरीदता है, मतलब देखिए इंडियन गवर्नमेंट खुद तो जाएगी नहीं वहाँ पर पेट्रोल खरीदने, वो क्या करती है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को डील देती है, ठीक है। मतलब वो जो हैं कुछ कंपनी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जाती हैं और वो जाकर पेट्रोल वगैरह खरीद के लाती है, डीजल जो भी है वो सप्लाई करके लाती है। नाउ जो भी जाते हैं तो उनको टेक्निकली देखिए 47.28 उसका प्राइस है, बट ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चार्जेस लगाकर उनको टोटल 47.58 यानी कि 47 रुपीज़ एंड 58 पैसे इतने में उसको 1 लीटर पेट्रोल मिलता है और अराउंड 49.64 में उनको 1 लीटर डीजल मिलता है। अब इंडिया में आने के बाद उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, देखिए अभी तक जो एक्साइज ड्यूटी था वो अराउंड 40 तक 42 रुपीज़ पर लीटर तक पहुंचता था, ठीक है। मतलब इतना सेंट्रल जो है एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, बट रिसेंटली जैसा हमें पता है कि एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया था, उसी कारण अभी जो पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी है इट इज़ अराउंड 27.90 यानी कि 27 रुपीज़ 90 पैसा एंड जो डीजल पे है इट इज़ अराउंड 21 रुपीज़ एंड 80 पैसा, ठीक है। इन सबको जोड़ने के बाद देखिए अब जो ओरिजिनल प्राइस है इसमें ये पैसे जुड़ते हैं, जो भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो जुड़ता है। इसके अलावा जो डीलर वहाँ से पेट्रोल लेकर आता है वो अपने लिए कमीशन लेता है, मतलब जो अपना प्रॉफिट है वो लेता है। पर लीटर पेट्रोल पे वो अराउंड 4 रुपये का प्रॉफिट लेता है, मतलब 3.90 एंड हर लीटर ऑफ डीजल पे अराउंड 2.61 पैसे का, ठीक है, 2 मतलब 2 रुपये और 61 पैसे का वो प्रॉफिट लेता है, मतलब इतना कमीशन लेता है। अब इसको इसमें भी ऐड कर दीजिए, देखिए जो ओरिजिनल प्राइस था उसके अंदर सेंट्रल हमने एक्साइज ड्यूटी को ऐड कर दिया, उसके अंदर हमने डीलर के कमीशन को है उसको भी ऐड कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए सेंट्रल और स्टेट जो है दोनों ही पेट्रोल एंड डीजल पे टैक्सेस लगाते हैं। तो सेंट्रल ने तो लगाया एक्साइज ड्यूटी जैसा हमने अभी देख लिया। अब बात आती है स्टेट की, स्टेट लगाता है इस पर वैट। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये जो वैट है इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो एक स्टेट लगाता है मतलब और कोई दूसरा स्टेट लगाता है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। इंडिया के अंदर इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, दोनों स्टेट्स अलग अलग वैट लगा सकते हैं। नाउ ये जो वैट है इट वेरीज फ्रॉम, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो सिर्फ 14 रुपीज़ का वैट लगाती हैं, बट कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जो अराउंड 25.31 रुपीज़ पर लीटर का वैट लगाती हैं, ठीक है। तो अगर हम हायर फिगर को लेके चले, बिकॉज ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं वो हायर साइड में लगाती हैं, इसको भी इसमें ऐड कर दीजिए। एंड फाइनली देखिए 47 यानी कि 50 रुपये के आसपास मान लीजिए, उसमें 28 रुपीज़ का आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मान लीजिए, ठीक है। 4 रुपये का इसमें आप डीलर का कमीशन मान लीजिए, वैट में आप इसको अराउंड 20 से 25 के बीच मान लीजिए। एंड फाइनली जो हमें पेट्रोल में पे करना पड़ता है इट इज़ अराउंड 109 रुपीज़ पर लीटर एंड जो डीजल में पे करना होता है इट इज़ अराउंड 98 रुपीज़ 42 पैसा पर लीटर, जो भी है मतलब ये लगातार चेंज होता रहता है। जैसा हमें पता है कि पेट्रोल एंड डीजल आपको ध्यान रखना है इसके जो प्राइसेस हैं वो एवरी डे डिसाइड किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको अलाउ किया था कि इसके प्राइसेस अब डेली लेवल पर डिसाइड किए जाएंगे। इट इज़ डिसाइडेड एट 6 AM, ठीक है, सुबह 6 बजे इसको डिसाइड किया जाता है। एंड अभी जो चल रहा है रेट चल रहा है इट इज़ around 109 and 98. It is the rate for our national capital that is Delhi, ठीक है। आई होप आपको एग्जैक्ट मैकेनिज्म समझ आ गया होगा कि पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस कैसे मतलब चेक किए जाते हैं फिर कैसे डिसाइड किए जाते हैं। एंड यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका जो ओरिजिनल प्राइस है इट इज़ लेस देन 50 रुपीज़ पर लीटर, पेट्रोल के लिए भी और डीजल के लिए भी, बट वी गेट इट एट मोर देन 100 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज अबाउट गिफ्ट सिटी। नाउ गिफ्ट सिटी जो है इसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सिटी। ये देखिए 2007 में इसका एक जो प्रोजेक्ट है वो डिसाइड किया गया था। 2007 में अगर आपको याद है गुजरात के सीएम कौन थे, चीफ मिनिस्टर कौन थे, मिस्टर मोदी, ठीक है, वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल सिटी है। देखिए इंडिया गुजरात की तरफ से जो गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी थी वो, और जो साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसको वो टारगेट दिया गया था आईएलएफएस को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक एक नॉन एनबीएफसी है। इसको ये इन दोनों ने साथ में मिलकर एक डील किया था कि हम एक पर्टिकुलर न्यू सिटी बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे गिफ्ट सिटी। 2011 में जाके फाइनली ये चीज़ स्टार्ट होती है। क्यों, देखिए 2007 में जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट शुरू हो जाना चाहिए था तो 2011 में जाकर क्यों स्टार्ट हुई, बिकॉज 2008 में आपको जैसा पता है लेहमान क्राइसिस आया था, ठीक है। लेहमान क्राइसिस जो यूएसए का जो
जो इसको ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं ऑफ 2008, उसके कारण ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टॉक मार्केट एंड जो पैसों का जो प्रॉब्लम था, इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स थी वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरी थी, डाउन हो गई थी। उसके कारण हर जगह जो मनी था वो मार्केट से मनी खत्म हो गया था, पैसा खत्म हो गया था, उसके कारण बहुत ज़्यादा एडवर्सली इंपैक्ट हुआ था ऑन द प्रोजेक्ट ऑल्सो। दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अटैक हुआ था, ठीक है। फाइनली 2011 में जाकर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये गांधीनगर के बहुत पास है, इट इज अराउंड 7 किलोमीटर फ्रॉम गांधीनगर। जो गुजरात का जो कैपिटल है गांधीनगर, उसके जस्ट पास में है, एंड इट इज ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर, ठीक है। देखिए ये स्टार्टिंग एक ऐसा टाइम था जब ये बैरन लैंड हुआ करता था, मतलब बिल्कुल बंजर जमीन थी, और इसको रिसेंटली अभी मतलब जो प्रोजेक्ट में है उसके तहत उसको इमर्ज कराना है एज द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड सिटी, ठीक है। ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड सिटी की तरह इसको बनाना है। एज यू कैन सी ये इसका डेवलपमेंट प्लान है, एक बंजर जमीन को उठाकर ऐसा कुछ इस तरह का मतलब कुछ इस तरीके का फाइनल शेप देना है। देखिए आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि ये इंडिया की फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया की पहली है, एंड ये अभी तक की ओनली है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, ठीक है। जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी फाइनेंशियल बॉडीज, देखिए बैंक्स हो गई, एनबीएफसी हो गई, या फिर कोई भी फाइनेंशियल लैंडर्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो आकर कहीं पर भी कोई ट्रेडिंग या एक जगह पे करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली दे कैन कम टू गिफ्ट सिटी एंड दे कैन डू इट, ठीक है। सो इंडिया की ये फर्स्ट एंड ओनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है जहां पर बैंक, स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये सब के सब आकर अपना ग्लोबल ऑपरेशन चला सकती है। ग्लोबल मतलब जब वो गिफ्ट सिटी के अंदर आएंगे, दे विल नॉट वर्क ओनली इन इंडिया और फॉर इंडिया, दे विल वर्क फॉर द एंटायर ग्लोब, मतलब दे कैन वर्क अपने वो ब्रांचेस कहीं पर भी खोल सकते हैं, मतलब बेसिकली आकर वो सारे के सारे एस्टैब्लिशमेंट्स यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको गिफ्ट सिटी का मेन चीज समझ आ गया होगा। देखिए टोटल जो प्लान्स बनाए गए हैं उसके तहत टोटल 886 एकर्स का जो पूरा प्रॉपर जमीन है उसको डेवलप कराना है, जिसके अंदर टोटल 62 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा जो एरिया होगा उसके अंदर 67% कमर्शियल एरियाज बनाए जाएंगे, 22% रेसिडेंशियल एरियाज बनाए जाएंगे, एंड अराउंड 11% के आसपास सोशल स्पेस बनाया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि देखिए मेजॉरिटी ऑफ द एरिया कहाँ जा रहा है, इसमें 67% कमर्शियल स्पेस में जा रहा है, एंड उसके बाद इसमें बहुत सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह, रेजिडेंशियल स्पेस वगैरह ये भी बनाया जाएगा। इसके अलावा इस पूरे के पूरे सिटी को एक मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमें पता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो प्लेस होता है जहां पर सारी की सारी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की जाती है फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस टू ग्रो, ठीक है। सारे के सारे जितने भी चीजें हैं जो कि उसको ग्रो करने में हेल्प मिलेगा वो सबके सब यहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया जाएगी जो कि मल्टी सर्विस, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक सर्विस नहीं मल्टी सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, एंड दैट विल स्प्रेड ओवर अराउंड 261 एकर्स, ठीक है। सो इस 886 एकर्स में से जो कि देखिए यहाँ पर कमर्शियल वगैरह एरियाज वगैरह बन रहे हैं, उसके अलावा 261 एकड़ का यहाँ पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया जा रहा है, और इसके अलावा एक वहाँ पर एक्सक्लूसिव डोमेस्टिक टैरिफ एरिया भी बनाया जाएगा जो कि अराउंड 600 से ज़्यादा एकड़ के अंदर फैला होगा, ठीक है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे कोई भी बिजनेस अगर गिफ्ट सिटी के अंदर करना चाहेगा तो उसको टैक्स एग्जम्पशंस दिए जाएंगे, जैसे कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको वो कम लगेगा, या फिर कोई भी जो बिजनेस टैक्सेस वगैरह हैं वो उसको कम हो जाएंगे, मतलब टैक्सेस यहाँ पर काफी रिड्यूस हो जाएंगे, ताकि जो भी पैसे उनके पास है वो ज्यादा से ज्यादा पैसे जो हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंस को स्ट्रेंथन करने में लगा सकते हो, अपने बिजनेस को प्रमोट करने में लगा सके, ताकि जो गिफ्ट सिटी है वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंस सिटी बन जाए वर्ल्ड की। इसके अलावा देखिए जब ये सेंटर ने अनाउंस किया कि हम टैक्स एग्जम्पशंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज है, दोनों ने ही अपने इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज यहां पे लाने का फैसला किया। इसके अलावा टोटल 17 बैंक्स अभी तक ऑलरेडी ऐसी हो चुकी हैं, जिसमें से 12 डोमेस्टिक बैंक्स हैं जो कि इंडिया की अपनी हैं, और 5 इंटरनेशनल बैंक्स हैं जो कि यहां पर आके अपने फाइनेंशियल सर्विसेज को रिज्यूम करना चाहती हैं, ठीक है। यहां पर इन बैंक्स ने अपने अपने लाइसेंसेस वगैरह भी दे दिए हैं, बहुत सारे डिफरेंट बैंक्स वगैरह बनाने के लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके अलावा टोटल 100+ से ज्यादा ब्रोकिंग सर्विसेज वगैरह यहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा डिपॉजिटरी क्लीनिंग ऑपरेशंस, ठीक है, और इसके अलावा 19 से ज़्यादा कंपनीज ऑलरेडी यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर चुकी है जो कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है, री इंश्योरेंस बिजनेस में है। जैसे आपको पता है, ठीक है, एक इंश्योरेंस बिजनेस होता है और एक री इंश्योरेंस बिजनेस होता है, जो कि मतलब जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ठीक है, देखिए जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो जब किसी का इंश्योरेंस करेगी तो उसको खुद भी तो इंश्योरेंस की जरूरत होगी ना, तो जो री इंश्योरेंस कंपनीज है वो इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो री इंश्योरेंस कंपनीज दे आर बिगर देन द इंश्योरेंस कंपनीज, और री इंश्योरेंस कंपनीज अभी इंडिया के पास ज़्यादा नहीं है। ओके, सिंस इट्स नाउ दिस इज द हब ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज, जैसा हमने अभी देखा, तो यहाँ पर अभी सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर जो है उसने भी अपना बोला है कि हम अपना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर यहाँ पर बनाएंगे। तो सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर जो है वो भी अपना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर यहीं बनाएगा, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज वाला जो मतलब फंक्शन होगा वो भी यहीं पर रिसेंटली स्टार्ट किया जाएगा। मतलब उन्होंने भी जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो बॉडी है, इन्होंने भी डिसाइड किया है कि हम अपने सारी की सारी फंक्शंस को यहीं पर रिसेंटली मूव करेंगे और रिज्यूम करेंगे गिफ्ट सिटी के अंदर में। इसके अलावा देखिए अभी रिसेंटली एक इंडेक्स निकाला गया है लंदन के अंदर जिसका नेम है ग्लोबल फाइनेंस
ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स। इसका मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी अलग अलग फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, ठीक है, देखिए फाइनेंशियल सेंटर का आप सीधा सा मतलब आई होप समझ आ गए होंगे, जहाँ पर बैंक्स भी होंगे, एनबीएफसीज भी होंगी, बहुत सारे फाइनेंशियल बॉडीज भी होंगी, बहुत सारे कॉर्पोरेट बॉडीज होंगे, कुछ रेजिडेंशियल होम्स भी होंगे, बहुत सारे ऑफिसेज होंगे, बहुत सारे बिल्डिंग के स्पेसेस वगैरह होंगे, ठीक है, मतलब सब कुछ होगा जहाँ पर एक बिजनेस को आप ग्रो करा सकते हैं, तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल सेंटर्स। नाउ दिस इज नॉट द फर्स्ट, मतलब गिफ्ट सिटी जो है वो पहला इंडिया में तो जरूर है, बट वो वर्ल्ड का तो पहला नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल सेंटर्स ऑलरेडी वर्ल्ड में प्रेजेंट है। तो जितने भी फाइनेंशियल सेंटर्स प्रेजेंट है उस सबका एक रिपोर्ट निकाला जाता है ऑन ईयरली बेसिस। रिसेंटली जो सितंबर 2020 में एक रिपोर्ट आया था उसके तहत जो गिफ्ट सिटी है उसको इट हैज़ बीन प्लेस्ड अमंग द 15 सेंटर्स, मतलब टॉप 15 के जो सेंटर्स हैं उसके अंदर प्लेस किया गया है, विच इज़ लाइकली टू गेन सिग्निफिकेंस, जो आगे जाकर काफ़ी अच्छा कर सकती है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकती है और बिजनेस को काफ़ी इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। सो दिस मतलब बनने से पहले ही ये काफ़ी अच्छे अभी न्यूज़ में चल रहा है और काफ़ी अच्छा इसके डेटा स्कोर चल रहा है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इट इज अबाउट द बटरफ्लाई स्पीसीज दैट हैव इंक्रीज्ड इन सर्टन एरियाज। नाउ लेट्स सी, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज पीची वजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज इन केरला, ठीक है। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि केरला के अंदर प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे मैप में देखेंगे दिस इज केरला, ठीक है। केरला का जो ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर दिस पर्टिकुलर, इसको अगर जूम करेंगे तो ये ऐसा है। नाउ दिस पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एज पीची वजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिसेंटली बटरफ्लाई का एक सर्वे किया गया है, जहां पर हमें बहुत सारे ऐसे बटरफ्लाई के स्पीसीज देखने को मिली है जो कि इससे पहले नहीं देखी जाती थी। यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का लार्जेस्ट बटरफ्लाई कौन सा है, इट इज कॉल्ड एज सदर्न बर्ड विंग। नाउ दिस वन इज द इंडिया का लार्जेस्ट बटरफ्लाई, ये सदर्न बर्ड विंग है, जिसका क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ इसके अलावा द स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया कौन सा है, ग्रास ज्यूवल। नाउ दिस वन इज द स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया, ठीक है, ये दिस इसका नाम है ग्रास ज्यूवल। और यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था इट वाज इन अ फॉर्म ऑफ आपको पता करना था कि कुछ नेम्स वगैरह दिए हुए थे, आपको पता करना था कि ये कौन सा स्पीसीज है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब दोबारा पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। सदर्न बर्ड विंग इज अ बटरफ्लाई, इसके अलावा ग्रास ज्यूवल इट इज अ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई। इसके अलावा देखिए बुधा पीकॉक, ऑल्दो ये नेम से लग रहा है कि पीकॉक है, बट दिस ऑल्सो इट इज अ बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई है, एंड दिस इज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ केरला, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी कुछ बटरफ्लाई के नेम्स हैं, आपको बस नेम ध्यान रखना है और ये पता होना चाहिए कि दीज आर द स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई एंड नॉट समथिंग एल्स। जैसे कि देखिए नीलगिरी ग्रास येलो, नाउ दिस नेम ऑल्दो बहुत ज्यादा मिसनॉमर है, नाम से बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नीलगिरी ग्रास येलो इट इज अ बटरफ्लाई। इसके अलावा त्रवनकोर इवनिंग ब्राउन, ठीक है, मालाबार फ्लैश, ऑरेंज टेल्ड ऑल, सदर्न स्पॉटेड एस एंड कॉमन ऑनिक्स, ठीक है, और फाइनली कॉमन टेंसल बटरफ्लाई। तो ये सारे के सारे स्पीसीज जो है सारे के सारे बटरफ्लाई के स्पीसीज हैं, और इन स्पीसीज का आपको खास ध्यान रखना है, बिकॉज नेम से इनका पता नहीं चल पाता है कि ये किस चीज की स्पीसीज है, और यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन को लगातार टारगेट करता है जहां पर नेम से आंसर पता ना चल पाए, ठीक है, जहां पर नेम से कंफ्यूज किया जा सके। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बुद्धा पीकॉक, यहाँ पे नाम से देखने में डायरेक्टली पीकॉक लग रहा है, ठीक है। सो इफ इट इज रिटन पीकॉक, इसका सीधा सा मतलब है कि इट इज नॉट अ पीकॉक, स्पेशली अगर वो क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आया हुआ है, यू हैव टू कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बटरफ्लाई के स्पीसीज के बारे में। इसके बारे में हमने इसका लोकेशन हमने प्रॉपर्ली देख लिया है। तो नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव टू डिस्कस इज अबाउट द डेथ ऑफ द एलिफेंट्स। रिसेंटली एक सर्वे किया गया है जिसके अंदर मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट ने ये बोला है कि टोटल 1160 यानी कि 1000 से ज्यादा एलिफेंट्स हैं जो कि लास्ट 10 ईयर्स में मारे गए थे, जो कि नेचुरल रीजन नेचुरल कॉजेज से नहीं मरे थे, ठीक है, मतलब अननेचुरल कॉजेज से मरने वाले 1000 से ज्यादा एलिफेंट्स हैं। टेक्निकली 1100 से ज्यादा मतलब ऐसे एलिफेंट्स थे जो कि पिछले 10 सालों में मरे हैं, ठीक है, विदाउट मतलब जो उनकी कोई गलती नहीं थी, कोई नेचुरल कॉजेज भी नहीं थे। नाउ सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है एलिफेंट की दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब होता है जो बिजली की तार जो होती है उससे करंट लगने की वजह से एलिफेंट्स की डेथ हुई है। एंड आउट ऑफ दिस 1100 देखिए 700 से ज्यादा ऐसी मतलब एलिफेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण मर गए हैं, मतलब बिजली से जो करंट लग जाती है, बिजली की तार से जो करंट लग गई है उसके कारण उनकी डेथ हो गई है। उसके अलावा देखिए पैचिडर्म्स, इसका देखिए फॉलोड बाय पोचिंग ऑफ 169 एंड पॉइजनिंग ऑफ 64। इतने ऐसे एलिफेंट्स हैं जो कि जिनकी डेथ हो गई है डिफरेंट डिफरेंट रीजन के कारण, जो कि नेचुरल नहीं था। टोटल अगर 2017 में जो सर्वे किया गया था एलिफेंट सर्वे, उसके अनुसार इंडिया के अंदर अराउंड 29,964 वाइल्ड एलिफेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे, जो कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इन सब के एरिया अगर सिर्फ देखिए, अगर ये 5 स्टेट्स को देखेंगे तो यहाँ पर 14,000 से ज़्यादा एलिफेंट्स तो सिर्फ इन 5 स्टेट्स में प्रेजेंट है। देखिए तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र टोटल, ठीक है। तो 5 स्टेट्स और अंडमान निकोबार अगर 6 को देख ले तो इन एरियाज में टोटल 14,000 से ज़्यादा एलिफेंट्स प्रेजेंट है आउट ऑफ दीज एलिफेंट्स, आउट ऑफ दीज 29,000 एलिफेंट जो कि इंडिया के अंदर टोटल 2017 के अंदर प्रेजेंट था। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट ने यह भी बोला है कि हमें एक परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का मतलब होता है जो कि डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट स्टेक
होल्डर्स को साथ में लाकर कोऑर्डिनेट कराने की कोशिश करती है। ठीक है, इसको बनाने की कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जरूरत है जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज दोनों साथ में मिलकर काम कर सके, ताकि बहुत सारे ऐसे भी मतलब एलिफेंट्स है देखिए जो कि ट्रेन हिट के कारण मतलब मारे गए हैं। ठीक है, तो ट्रेन हिट के कारण मरने वाले अराउंड 186 एलिफेंट्स थे, उस चीज को रोका जा सकता है। बहुत सारे ऐसे देखे गए हैं जहां पर ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके कारण भी बहुत सारे डेथ्स होती हैं। नाउ हमें देखना यह है कि इलेक्ट्रोक्यूशन जो है वही एक लीडिंग कॉज क्यों है। जैसे आप देख सकते हैं, देखो 1100 से ज़्यादा एलिफेंट्स की डेथ हुई है, उसमें से 700 से ज़्यादा ऐसे एलिफेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण जिनकी डेथ हुई है। हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसे एरिया जहाँ पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पर ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों साथ में रहते हैं, स्पेशली अगर एलिफेंट्स और ह्यूमन साथ में रहते हैं, वहाँ पर ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगाई गई है, एंड अलग अलग डेवलपमेंट की नीड्स के लिए बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, इलेक्ट्रिसिटी के केबल्स, केबल टीवी के जो केबल वायर्स होते हैं उनके केबल्स, एंड अलग अलग तरीके के जो डिफरेंट वायर्स लगाए गए हैं, उनके कारण बहुत सारे इलेक्ट्रोक्यूशन के केसेस देखे गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ह्यूमन का डेवलपमेंट है और जो वाइल्ड लाइफ का सर्वाइवल है, ये दोनों जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, जहां पर भी दोनों साथ में रह रहे हैं। अब देखिए, जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो ऐसे मतलब इस तरीके से चल रहे हैं जो कि एनवायरमेंट इंपैक्ट को ध्यान नहीं रखते हैं, तो मतलब देखिए, अगर आप डेवलपमेंट तो कर रहे हैं बट अगर आप एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी आगे जाकर। जो वाइल्ड लाइफ है, नेचर है, इन सब के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी एक तरफ जो होगा प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे, या तो ह्यूमंस की तरफ या फिर वाइल्ड लाइफ की तरफ जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक सही से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, तो जो अनलॉफुल एक्टिविटीज है, अनलॉफुल एक्टिविटी मतलब जो कि लीगल नहीं है, जैसे कि टेररिज्म, ठीक है, नक्सलिज्म, ये सब एरिया जो है, मतलब ये सब जो चीज़ें होती हैं वो अनलॉफुल होती हैं। ऐसी किसी भी एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1967 में लेकर आई थी, ये पर्टिकुलर एक्ट को, कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो कि अनलॉफुली किसी भी तरह की एक्टिविटीज में पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगाए जाएंगे वो यूएपीए के अंदर लगाए जाएंगे। बट दिस पर्टिकुलर लॉ जो है, इसको 2004 और 2008 के अंदर दो ऐसे अमेंडमेंट्स किए गए जिससे इसको एंटी टेरर लॉ बनाया गया, मतलब टेररिज्म के अगेंस्ट इसको मेनली यूज करना स्टार्ट कर दिया। 2001 में आपको जैसा पता है कि पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, एंड 2008 में देयर वाज मुंबई अटैक। ठीक है, मुंबई के ऊपर अटैक हुआ था और उसके बाद ही इस पर्टिकुलर एक्ट को टेररिज्म की कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाने लगा। इसके अलावा 29 अगस्त के अंदर जब बहुत सारे डिफरेंट केसेस देखे गए थे, उरी अटैक हुआ था, पठानकोट अटैक हुआ था, जो इंडिया के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद इस पर्टिकुलर एक्ट को थोड़ा सा चेंजेस किए गए, यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए 2019 के अंदर, और ये अलाउ किया गया कि कुछ इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी तक क्या था, अभी तक हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते थे, बट कुछ केसेस के बाद 2019 में फाइनली इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट की तरह डिक्लेयर करने के लिए अलाउ कर दिया गया इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। नाउ रिसेंट न्यूज़ ये है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ ऐसे अरेस्ट हुए हैं जो कि यूएपीए के अंदर हुए हैं, फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर, एंड थर्ड इज मणिपुर। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए, अगर आप नॉर्मली सेंस में देखेंगे जिस तरह का क्योटिक एनवायरनमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर फैला हुआ है, तो कोई भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा यूएपीए के अंदर अरेस्ट कहाँ हुए हैं, तो नॉर्मल आंसर जो दिमाग में आएगा दैट विल बी जेएनके, राइट, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो जेएनके में होती हैं, जहाँ पर टेररिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब टेररिज्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो जेएनके के अंदर होती हैं। बट माइंड यू कि ये सारा का सारा जो डेटा अभी रिसेंटली आया, आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ यूएपीए के अरेस्ट हुए हैं, और सेकंड नंबर पर जेएनके हैं, एंड थर्ड नंबर पर मणिपुर है। मणिपुर थर्ड नंबर पर, इसका मतलब क्या, देखिए, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन सब में सबसे ज्यादा जो टेररिज्म या फिर जो अनलॉफुली जो लोगों को, जो कोई भी पर्सन कोई अनलॉफुल एक्ट करता है उसके लिए किसी को अरेस्ट किया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो अरेस्ट किए गए हैं दैट हैज बीन इन मणिपुर, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ओवरऑल स्टेट्स में देखें तो उत्तर प्रदेश है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखें तो सबसे ज्यादा मणिपुर है। नाउ द नंबर ऑफ पर्सन अरेस्टेड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट इन 2019 और 2020, तो अगर 2 साल पहले और 1 साल पहले का देखिए अराउंड 2000 केसेस एंड अराउंड 1300 केसेस। नाउ 2020 में कम क्यों है, बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल, कोविड के कारण मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे क्राइम्स में कम देखा गया था। बट पॉइंट इज, देखिए 2019 के अंदर 2000 से ज्यादा ऐसे ऑलरेडी अरेस्ट हो रखे थे जो कि यूएपीए के अंदर हो रखे थे, एंड कोविड के बावजूद 2020 में 1300 से ज्यादा केसेस ऐसे थे जो कि यूएपीए के अंदर मतलब किए गए, अरेस्ट किए गए। ना 2016 की बात करें, 2016 के बाद अगर देखा जाए तो अराउंड 7000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अरेस्ट किए जा चुके हैं ऑलरेडी यूएपीए के अंदर ऑल ओवर इंडिया, और इसमें से देखिए सिर्फ 212 ही ऐसे लोग थे जो कि कन्विक्टेड है, मतलब जिनको दोषी ठहराया गया, सिर्फ 212 ही लोग ऐसे पाए गए हैं जिनको अभी तक दोषी ठहराया गया है, और सिर्फ 286 ही ऐसे लोग थे जिनको अक्विट किया गया है, मतलब बाई जज जो होता है ना, छोड़ दिया जाता है, जो जज जिसको गिल्टी नहीं पाता है उसको
को छोड़ देता है, दैट इज कॉल्ड एज बीइंग एक्विटेड। तो आपको समझना है कि 7,200 मतलब 7,200 केसेस अगर आपको यूएपीए के अंदर आ रहे हैं, उसमें से सिर्फ 200 के आसपास ऐसे केस हैं जो जिसको आप प्रूव कर पा रहे हो, और सिर्फ 200 केसेस ऐसे हैं जिसको आप छोड़ पा रहे हो, ठीक है, 300 ही मान ले इसको, तो अराउंड 500 केसेस चलो सॉल्व हो गए। नाउ व्हाट अबाउट दो 6,500 दैट इज लेफ्ट? 6,500 से ज्यादा ऐसे केसेस ऑलरेडी प्रेजेंट है इंडिया के अंदर, जिसको ना तो छोड़ा गया है, ना ही उसको मतलब ना ही उसकी अभी तक दोषी ठहराया गया है, और ना ही उसको बाइज्जत छोड़ा गया है। मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है। देखिए, इसमें से बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो कि हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसा काम ना किया हो, एंड बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स वो इस पर्टिकुलर चीज के अंदर फंस गए हैं। वो फंसने के कारण नाउ दे हैव बीन रॉटिंग इन जेल सिंस 2016, बट देयर इज नो वन टू रिलीज देम। ठीक है, सो वी नीड टू यूज दीज पर्टिकुलर मैकेनिज्म्स वेरी केयरफुली, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। नाउ वी नीड टू कीप इन माइंड कि लोगों की जो प्राइवेसी है एंड जो लोगों का फ्रीडम है, उस चीज़ को हमें ध्यान रखकर यहाँ पे करना है, बट साथ ही साथ हमें नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल जो हमारी नेशनल लेवल पे जो सिक्योरिटी है उसको भी साथ में ध्यान रखना जरूरी है। तो नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी और साथ में इंडिविजुअल प्राइवेसी, दोनों को साथ में, इंडिविजुअल प्राइवेसी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम यूएपीए के केसेस की बात करें, देखिए 2014, 15, 16, 17, 18 और 19 अगर आप देखेंगे लगातार केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। 2019 में केसेस जो हैं अराउंड 5,000 से ज़्यादा केसेस ऑलरेडी हैं जो कि आ गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो आप ये पर्टिकुलर जो डार्क रेड कलर देख रहे हैं, दीज आर द केसेस जो कि अभी तक पेंडिंग है, मतलब इस पर्टिकुलर ईयर से नेक्स्ट ईयर तक जो किया, तो इतने केसेस ऑलरेडी पेंडिंग थे, एंड दीज वर द न्यू केसेस जो कि लाइट रेड में है। ठीक है, अगेन इतने पेंडिंग थे, इतने न्यू केसेस आए, इतने पेंडिंग थे, इतने न्यू केसेस आए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस दे हैव बीन इंक्रीजिंग। ठीक है, लगातार नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ट्रायल ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर और वो अंडर ट्रायल होने के बावजूद वो जेल में पड़े हुए हैं। नाउ वी नीड टू टेक दिस पर्टिकुलर थिंग इनटू अकाउंट, एंड हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनका ट्रायल जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होगा, ताकि ऐसे लोग जो कि निर्दोष हैं, जिनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही नहीं है, उनको जल्दी जल्दी रिलीज किया जा सके और उन्हें अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली जीने दे। नाउ रिसेंट जो डेटा आया उसके अनुसार हम जैसा देखा हमने, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड थर्ड नंबर पे मणिपुर जो है, तीनों मिलाकर 70% से ज्यादा जो यूएपीए के अरेस्ट हुए 2020 के अंदर, ये सिर्फ इन तीन स्टेट से हुए हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश से देख सकते हैं अराउंड 1300 केसेस हुए हैं, जम्मू कश्मीर में 346 एंड मणिपुर में 225। इसके अलावा कुछ स्टेट और जहां पर केसेस पाए गए हैं, दैट हैज बीन केरला, दैट इज अराउंड 24, तमिलनाडु के अंदर 92 एंड महाराष्ट्र के अंदर 7 ऐसे केसेस मिले हैं जो कि यूएपीए के अंदर ऑलरेडी अरेस्ट किए जा चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट कि इंडिया हैज रिसेंटली बिकम अ पार्ट ऑफ G20 ट्राइका ग्रुप। नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि ट्राइका ग्रुप क्या होता है। जैसे हमने देखा इंडिया ने ज्वाइन तो कर लिया है। ट्राइका का मतलब होता है कि ये ग्रुपिंग होती है 3 कंट्रीज की। नाउ आपको ध्यान रखना है, ट्राइका कोई भी फिक्स्ड ग्रुप नहीं होता है, किसी भी 3 कंट्री का ये परमानेंट ग्रुप नहीं है। ये बेसिकली ग्रुप होता है कि कोई भी जो भी पर्सन G20 का करंट जो चेयरमैन है, जो इससे पहले प्रीवियस चेयरमैन था, और जो अगला चेयरमैन बनने वाला है, इनकमिंग चेयरमैन बनने वाला है, इन तीनों का जो ग्रुप होता है इसे कहते हैं ट्राइका ग्रुप। ठीक है, आई होप आपको चीज समझ आ गया हो कि जो अभी जो चेयरमैन है वो, इससे पहले जो चेयरमैन था वो, और जो अगला चेयरमैन बनने वाला है, ये तीनों चीजें, ये तीनों कंट्री जो है साथ में मिलके किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेकर इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब उसको प्रॉपर्ली कॉपरेशन इंक्रीज करना चाहते हैं। इसे कहते हैं कि वो ट्राइका बना रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइका ग्रुप। रिसेंटली देखिए जो करंट चेयरमैन है दैट इज इंडोनेशिया, इससे पहले जो प्रीवियस था दैट इज इटली, एंड जो अगला बनने वाला है दैट इज इंडिया। इसलिए इंडिया रिसेंटली G20 ट्राइका का पार्ट बन गया है, मतलब नेक्स्ट ईयर इंडिया विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ G20 ग्रुपिंग। ठीक है, नाउ देखिए G20 जो है एक प्रीमियर फोरम है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करता है, जहां पर ग्लोबल प्रोस्पेरिटी वगैरह की बात की जाती है, और जितने भी कंट्रीज आपस में मिलकर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को प्रॉपर्ली यूज करते हैं, और जितने भी चैलेंजेस वगैरह होते हैं उसको आपस में मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ G20 ग्रुप। ठीक है, नाउ इंडिया जो है उसने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को काफी यूज किया है, जहां पर बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के जो इश्यूज हैं उनको रेज किया गया है। ठीक है, जहां पर भी इंडिया को लगा है कि इस पर्टिकुलर इशू को इंटरनेशनल लेवल पे लाना चाहिए, उसको इंडिया ने G20 के पर्टिकुलर फोरम पे लेकर आई है। इंडोनेशिया जैसा हमने बात किया रिसेंटली G20 का प्रेसिडेंसी बनाया, और अभी रिसेंटली बना है, तो उसके कारण क्या हुआ है, अभी G20 की जितनी मीटिंग्स होंगी अगले 1 साल में वो सारी सारी इंडोनेशिया करवाएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है G20 की, दैट इज द हाईएस्ट मीटिंग, वो कौन सी होती है, इट इज G20 लीडर समिट। ठीक है, और ये लीडर समिट है दैट विल बी हेल्ड इन 2022 अक्टूबर में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में ये G20 लीडर समिट होगा, जिसका थीम जो होगा दैट विल बी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। आप समझ सकते हैं रिकवरी की बात क्यों चल रही है। रिकवरी इज बिकॉज ऑफ कोविड के कारण जितना भी इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ है हर एक कंट्री के बीच में, उस चीज़ से रिकवर करने की बात की जा रही है, और बोला जा रहा है कि जितनी भी कंट्रीज हैं जो कि इकोनॉमिक्स के मतलब कोविड के कारण जो लगातार डाउन हुई है, उसको फिर से रिकवर टुगेदर मतलब साथ में रिकवरी करना है और स्ट्रांगली रिकवर करना है।
अब देखिए, ट्रॉइका का जो मेंबर बनने के बाद इंडिया जो है, जो अभी करंट चेयरमैन है इंडोनेशिया और जो प्रीवियस चेयरमैन है इटली, दोनों के साथ साथ में मिलकर काम करेगा ताकि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। ठीक है, एक तरीका होता है कंसिस्टेंसी बनी रहे। देखिए, जो पिछला चेयरमैन था उसने जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाई थी उसको वो पास ऑन करेगा जो करंट चेयरमैन है उसके पास, एंड जो करंट चेयरमैन है वो अपने आइडियाज वगैरह को शेयर करेगा नेक्स्ट चेयरमैन के साथ, ताकि इसके जो आइडियाज हैं वो करंट के पास हैं और जो करंट के आइडियाज हैं वो फ्यूचर में भी जाए। इससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है और कंटिन्यूटी ऑफ द एजेंडा मतलब चलता रहता है। ऐसा ना हो कि ये पर्टिकुलर जैसे अगर इंडोनेशिया बना है तो इंडोनेशिया अपने मतलब किसी और वे में काम करना स्टार्ट कर दे, इटली कहीं और काम करना स्टार्ट कर दे और इंडिया कहीं और काम करना स्टार्ट कर दे, ऐसा ना हो। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ट्रॉइका ग्रुप को बनाया जाता है। नाउ इंडिया जो है 2022 में दिसंबर 1 को फाइनली G20 का प्रेसिडेंट बनेगा और इंडोनेशिया उस दिन खत्म होगा और इंडिया को प्रेसिडेंटशिप वो प्रोवाइड करेगा। इसके बाद देखिए, पहली बार आपको ध्यान रखना है 2023 में पहली बार अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर में नॉर्मली होता है, लेट्स सी कब होता है, तो अक्टूबर में या फिर किसी भी मंथ में 2023 के अंदर पहली बार इंडिया के अंदर G20 का लीडर समिट होगा, जो अभी तक नहीं हुआ है। आपको ध्यान रखना है, आज तक इंडिया के अंदर G20 का लीडर समिट यानी कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग बॉडी जो G20 की है, आज तक इंडिया के अंदर ये नहीं हुई है। और 2022 में इंडिया जब G20 का हेड बन जाएगा, उसके बाद 2023 में फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल होस्ट G20 लीडर समिट। ठीक है, आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ आ गया होगा। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इट इज अबाउट यूरोपियन यूनियन रिसेंटली प्लान किया है 300 बिलियन यूरोज का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक स्टार्ट कर रहा है। देखिए, दिस इज द फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड दिस इज द फ्लैग ऑफ चाइना। नाउ हम यहाँ पर चाइना से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? नाउ वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। आपको याद है चाइना ने भी अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्टार्ट किया, दैट इज अबाउट BRI। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो इंफ्रा फंड है इसको काउंटर करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने अपना $300 बिलियन का अपना खुद का इंफ्रा फंड स्टार्ट किया है। लेट्स सी, यूरोपियन कमीशन जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, उसने रिसेंटली एक प्लान मतलब प्रपोज किया है जहां पर वो $300 बिलियन, दैट इज अराउंड $300 बिलियन का पब्लिक एंड प्राइवेट इंफ्रा फंड के बारे में बात कर रहा है, जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे किया जाएगा। नाउ दिस इज सीन एज अ रिस्पॉन्स टू चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसी के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहा है। नाउ ये पर्टिकुलर फंडिंग जो है 2021 से लेकर 27 यानी कि अगले 6 सालों का प्लान बनाया जा रहा है, जहां पर जितने भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, जितने मेंबर स्टेट्स हैं, इसके अलावा जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक, नॉन बैंक जितने भी हैं, या फिर इसके अलावा जितने भी नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी कि NDFI जितने भी है, ये सब के सब साथ में आकर फंडिंग प्रोवाइड करेंगे और साथ में आके इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, इस इंफ्रा फंड को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। नाउ ये देखिए, इस पर्टिकुलर प्लान को ग्लोबल गेटवे प्लान भी बोला गया है। BRI के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं बोलता है। इस पर्टिकुलर फंड को नाम जो नाम दिया गया है दैट इज ग्लोबल गेटवे प्लान, बट ये जो प्लान है वो चाइना की BRI के बारे में कुछ नहीं बोलता है। बट जो यूरोपियन यूनियन के चीफ थे, ही कॉल्ड इट एज अ रोड मैप फॉर मेजर इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। नाउ जब ये अराउंड द वर्ल्ड की बात की गई, देखिए एक यूरोपियन यूनियन अगर अपने सारे के सारे प्लान्स बनाएगा, इट शुड मतलब फॉरमोस्ट मेक प्लान्स फॉर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ओनली, राइट? जितने भी EU की कंट्रीज हैं उनके लिए प्लान बनाना चाहिए। बट माइंड यू, यहाँ पर बोला जा रहा है कि दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ इंफ्रा फंड फॉर अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चाइना है, चाइना ने 2013 में भी सिमिलर स्ट्रेटजी स्टार्ट की थी, जहाँ पर उसने ग्लोबल लेवल पे एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी स्टार्ट की थी, जिसका नाम उसने रखा था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जहां पर बीजिंग ने बोला है कि अराउंड $139.8 बिलियन से ज्यादा वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है, ठीक है, 2020 तक। और सिर्फ पिछले साल ही मतलब 2020 के अंदर हुए $22.5 बिलियन से ज्यादा उसने इन्वेस्ट किया है इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर, मतलब BRI के अंदर। इसी चीज को काउंटर करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने यह पर्टिकुलर फंड लाया है। नाउ ऑफिशियली जो BRI है वो एम करना, उसका एम क्या है? इट इज एम इज टू डेवलप लैंड और सी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ताकि वो बेटर तरीके से कनेक्ट कर सके चाइना टू एशिया, यूरोप और अफ्रीका फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मतलब चाइना को वो प्रॉपर्ली कनेक्ट करना चाहता है एशिया, यूरोप और अफ्रीका के साथ, ताकि वो प्रॉपर्ली ट्रेड एंड डेवलपमेंट कर सके। और ऑलरेडी इसके पास बहुत सारे पार्टनर्स आ चुके हैं, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पास। लेकिन अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात माने, अगर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो ये बोलते हैं कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इट इज अ टूल फॉर चाइना। वो चाइना इसको एक एज अ टूल की तरह यूज कर रहा है टू इन्फ्लुएंस द पुअर कंट्रीज। जैसा हमने ऑलरेडी देखा भी है कि बहुत सारी पुअर कंट्रीज जिनके पास पैसा नहीं है, उसको ये इन्फ्लुएंस करता है कि हम तुम्हें पैसा देंगे, बदले में यू नीड टू गिव अस दिस पर्टिकुलर एयरपोर्ट, दिस पर्टिकुलर पोर्ट। सो बेसिकली चाइना क्या कर रहा है, अलग अलग जगह पर जाकर अपने बेसेस बनाने की कोशिश कर रहा है ऑल ओवर द ग्लोब। तो देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज यही बोल रही हैं कि चाइना जो है इसको एज अ टूल की तरह यूज कर रहा है, जहां पर वो सारी की सारी पुअर कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो चाइना है यानी कि बीजिंग है, दे आर इंसाइटिंग द इमर्जिंग इकोनॉमीज टू टेक ऑन टू मच डेट। मतलब वो इंसाइट कर रहा, मतलब भड़का रहा है बहुत सारी कंट्रीज को कि आप मतलब हमसे डेट लीजिए। एंड व्हेन दीज कंट्रीज टेक टू मच डेट, दे बेसिकली क्या होता है, वो अपने सारे के सारे प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, बिकॉज वो बाद में उसको रीपे नहीं कर पाते हैं, एंड दे हैव टू गिव बैक लैंड और समथिंग, किसी और तरीके से उनको रीपे करना पड़ता है। नाउ पॉइंट इज कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो अलग अलग जो टेंडर्स वगैरह दिए जाते हैं, जहां पर अलग अलग कंट्री मतलब किस पर्टिकुलर कंट्री में कौन सी कंपनी काम करेगी, उसमें बहुत सारे करप्शन के केसेस भी आए हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो मैटर ऑफ कंसर्न, जो कि अगर ग्लोबल लेवल पे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स पे अगर करप्शन के केसेस वगैरह आने शुरू हो गए, दैट विल लीड टू ह्यूज फाइनेंशियल ब्रेकडाउन। ठीक है, अगर किसी दिन प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई तो फाइनेंशियल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। नाउ यूरोपियन यूनियन की जो स्ट्रेटजी है, इट इज एन ऑफशूट ऑफ अ प्लान बाय G7 कंट्रीज। तो G7 जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं, तो यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, ठीक है, ये सब जो कंट्रीज हैं, इन लोगों ने ऑलरेडी एक प्लान बनाया था, उसी का एक ऑफशूट है, मतलब उसी का एक पार्ट है, जहां पर उन्होंने ऑफर किया था, जहां पर उन्होंने बात की थी, उन्होंने बोला था कि हम साथ में मिलकर एक ऐसा फंड या फिर प्लान बनाएंगे, फंड बनाएंगे जो कि बीआरआई के ऑल्टरनेटिव की तरह काम करेगा। ठीक है, मतलब आपको बीआरआई के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप उसके बदले में यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एंड इन रिटर्न यू विल गेट ह्यूज बेनिफिट्स, या फिर जो भी आपको मिलेगा, बट विल गिव यू मोर देन चाइना, व्हाट चाइना इज गिविंग। और ये पर्टिकुलर चीज कॉर्नवेल नाम की एक जगह पर डिसाइड की गई थी। कॉर्नवेल कहां पर है? इट इज इन यूके। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर ये प्रेजेंट है, और यहीं पर इस पर्टिकुलर चीज़ को डिसाइड किया गया था, जहां पर G7 कंट्रीज ने डिसाइड किया था, और उसके बदले में ईयू ने ये स्ट्रेटजी बनाया था। नो, दिस वाज ऑल फ्रॉम द डिस्कशन। आज के पॉइंट्स को हम रिवीजन के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। इसके आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज, आपको इसका आंसर बताना है, दैट पैसेंजर्स हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉट एट रिस्क कंट्रीज डोंट नीड टू प्रोवाइड RT-PCR. The second question is, GST collection of November 2021 is the second highest ever collected since 2017. Next is that there is a uniform VAT rate on petrol and diesel across states and union territories in India. Next is that Gift City is India's only international financial service center. Next is Buddha peacock is a species of Indian peacock found in Kerala. Next is electrocution is the major cause of death among elephants other than natural causes. Next is European Union has started an investment plan to counter China's Belt and Road Initiative with 300 billion ka fund. Next is Manipur has the highest cases under UAPA among the northeastern states. And final question is कि ट्राइका is a group of Indonesia, Italy and India formed for economic cooperation. आपको इसके आंसर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। इसकी आंसर आपको कल के वीडियो क्लास में बताएंगे, जैसे कि जो कल के आंसर है वो ये रहे। फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि जो सस्पेंडेड राज्यसभा मेंबर्स होते हैं, दे कैन बी रिकॉल्ड बाय अ मोशन इनिशिएटेड बाय द चेयरमैन। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कल हमने इसके बारे में बात की थी कि चेयरमैन जो है उसको वापस नहीं बुला सकता है। यहाँ पर मोशन जो है उसको स्टार्ट कौन करेगा? हाउस इटसेल्फ, जो भी राज्यसभा का जो हाउस है वही मोशन को दोबारा स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 256। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी पर्सन को बाहर निकालने के बारे में या फिर वापस लाने की, किसी हाउस के वापस लाने के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। दीज थिंग हैव बीन स्पीकन इन या फिर रिटन इन रूल ऑफ हाउसेस, जो रूल ऑफ हाउसेस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा जो है उसके अंदर लिखा गया है सब चीजें। Now, next question was, the Indian economy has witnessed a positive growth after 3 consecutive negative growth quarters. This is a wrong statement. जैसा हमने कल बात किया था कि देखिए इस बार जो हमारा 20% के आसपास का ग्रोथ हुआ है, लेकिन इससे पहले भी पिछले लास्ट क्वार्टर था उसमें भी हमने अराउंड 8% मतलब पॉजिटिव ग्रोथ किया था। सो दिस नेक्स्ट इज कि RT-PCR जो है वो बेटर है एज कम्पेयर टू रैट। यस, दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट। जैसा हमने बात की थी, रैट जो है ऑल्दो 30 मिनट्स के अंदर आपको रिजल्ट दे सकता है, बट वो कुछ प्रोटीन्स को प्रॉपर्ली चेक नहीं कर पाता है, और RT-PCR जो है कंपैरेटिवली बेटर मतलब रिजल्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन गवर्नमेंट has recently decided to take strict measures against vaccine hesitancy due to Omicron. This is a false statement. Now, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर मैंने इंडियन गवर्नमेंट डाला था, बट आपको ध्यान रखना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। केरला गवर्नमेंट ने सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस पे लिया था। तो केरला गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लेवल पे ले रहा है, इट कैन नॉट टेक डिसीजन फॉर एंटायर इंडिया। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द गवर्नमेंट टू ब्रिंग विजय माल्या बैक बिफोर 18 जनवरी एंड मेक हिम अपीयर इन कोर्ट। नाउ दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। आपको ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि 18 जनवरी से पहले लाने को नहीं बोला गया है। नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट अगर आप उसको ला पाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं ला पाए तो जो भी विजय माल्या का काउंसिल है, जो लीगल काउंसिल है, ही विल हैव टू कम बैक एंड ही विल हैव टू रिप्रेजेंट विजय माल्या इन द कोर्ट। मतलब या तो विजय माल्या खुद आएगा या फिर उसका काउंसिल जो है, लीगल काउंसिल है, वो आएगा। मतलब दोनों में से किसी को आना होगा। कि तो सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को मतलब फोर्स नहीं किया है कि 18 जन से पहले आपको लाना ही लाना है, ऐसा कुछ नहीं बोला है मतलब इंडियन गवर्नमेंट को। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज कि जो जज बिल आया था 21 का, इट एम्स टू प्रोवाइड एडिशनल पेंशन टू द फैमिली ऑफ अ जज आफ्टर ही अटेन्स अ पर्टिकुलर एज। दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट। जैसा हमने कल बात किया था, एक पर्टिकुलर जज जो है, उनको जितनी भी पेंशन मिल रही होगी, when he will turn 85, 90, 95 एंड 100 एट ईच सक्सेसिव 5-5 साल की ड्यूरेशन पे उनका जो भी उनका फैमिली पेंशन जो भी उनको पेंशन मिलेगा, दैट विल इंक्रीज। ठीक है, उसमें उसके अंदर कुछ इंक्रीमेंट्स किए जाएंगे, और उसके बारे में फाइनल बिल जो है अभी तक वो आया नहीं है। विल टॉक अबाउट इट व्हेन इट कम्स। नो, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द डिस्कशन। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।